ओन चौधरी इमरान खान साहब के खासम खास बंदे थे। अल्फन कहता हूं कि नाअहली केस में इमरान खान के कागजात पूरे नहीं थे। जहांगीर तरीन बहुत पुरएतमाद थे कि मेरे कागजात तो पूरे हैं। साकिब निसार ने जवाब दिया, शाहजेब हमेशा मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, उनको पता ही नहीं कि बड़ों का एहतराम कैसे करते हैं। बुशरा बीबी को मुर्शद बना लेगा, वो गुड बुक में आएगा। सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि एक जाहिल और नाअहल को पंजाब का वजीर आला बना दो। चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो पंजाब की हुकूमत भी इमरान खान साहब के हाथ से जाने वाली है। आयशा गुललई ने एक नया इल्जाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूंगा। नाज़रीन, एक और वीलॉग ये नथिया गली से ही मैं कर रहा हूं और सख्त सर्दी के अंदर मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जाहिर बात है अपना फर्ज पूरा करना है, ये खबरें आप तक जरूर पहुंचानी है। जनाब, एक धमाकेदार खबर जो है वो आई है और खबर जो है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा था जिसमें बताया गया था कि जनरल बाजवा ने किस तरह एनआरओ दिया था इमरान खान साहब को और जहांगीर तरीन को किस तरह नाअहल किया गया था, इसी से रिलेटेड जो है वो ये खबर है। और इसमें हुआ क्या है कि कल रात को शाहजेब खानजादा के शो में ओन चौधरी साहब तशरीफ लेकर आए थे। अब आप ओन चौधरी को जानते हैं कि ओन चौधरी इमरान खान साहब के खासम खास बंदे थे और बनी गाला के तमाम मामला, इमरान खान साहब की किससे मीटिंग होनी है, किससे नहीं होनी, ये सारी चीज़ें जो है वो ओन चौधरी एक ज़माने में हैंडल किया करते थे। और साथ ही साथ उसके बाद जब इख्तलाफात हुए, और सबसे पहले तो जिस दिन 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठाया था, तो उसी दिन से जो है वो ओन चौधरी की एंट्री बैन कर दी गई थी कि जनाब आपने बनी गाला के अंदर नहीं आना, और उसके बाद उनको पंजाब भेज दिया गया था। और उसके बाद करते करते इख्तलाफात मजीद बढ़ते गए और ओन चौधरी का पत्ता जो है वो बिल्कुल कट गया। और जब पत्ता कट गया तो बिलाखिर उसके बाद जहांगीर तरीन कैंप के अंदर वो चले गए और बिलाखिर उसके बाद अब इस वक्त मौजूदा हुकूमत का जो है वो एक हिस्सा भी है। ओन चौधरी जो है वो कल रात को शाहजेब खानजादा के शो में आया और जो जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं उसमें एक खबर जो मैंने आपको दी थी उस खबर की तस्दीक भी उन्होंने इसी प्रोग्राम के अंदर कर दी है। मैं इसको नरेट करना शुरू करता हूँ, फिर एक एक करके जो इनके इंकशाफात हैं उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। एक तो उन्होंने कहा जी, फैसले से पहले ही हमें इल्म हो चुका था कि जहांगीर तरीन को नाअहल किया जा रहा है और इमरान खान को अहल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को तकवीत देती है एज इफ इस फैसले के हवाले से जो है कि इमरान खान जो है वो बच जाएंगे और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये बातें पहले से ही पता थी। ये किस तरह हो गया, जाहिर बात है इसके लिए जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को जो है इस एलिगेशन का बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है अब मजीद सीरियस होता जा रहा है और मजीद एम्बैरेसिंग होता जा रहा है इमरान खान साहब के लिए भी और साकिब निसार साहब के लिए भी। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि जो कह रहा हूं कोई आकर इसकी तरदीद करे। उन्होंने कहा कि मैं तस्दीक करता हूं कि इमरान खान को 2017 में एनआरओ मिला था। तो ये बात जो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी ये उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि वाकई इनको 2017 में एनआरओ मिला था। उन्होंने कहा, हल्फन कहता हूं कि नाअहली केस में इमरान खान के कागजात पूरे नहीं थे। जहांगीर तरीन बहुत पुरएतमाद थे कि मेरे कागजात तो पूरे हैं। इमरान खान ने तरीन साहब की रिव्यू पिटिशन को मुस्तरद कराने के लिए साकिब निसार को फोन पर कहा कि तरीन को नाअहल रहने दें। तो ये तो बिल्कुल अपने सबसे करीबी दोस्त की पीठ पे छुरा घोंपने के मुतरादिफ है ओन चौधरी साहब ये जो इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अहम जराये से पता चला कि वज़ीर आज़म हाउस से अदालत को हिदायत आई कि उनकी नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए, यानी जहांगीर तरीन की जो नजरसानी दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने से पहले इमरान खान जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिलने जाया करते थे। तो यानी इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने से पहले भी जनरल बाजवा के साथ हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कब कहाँ किस तरह मीटिंग्स होती थी। जादूगरनी वाली बात जो जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी कि बुशरा बीबी ने ये बात कही थी जहांगीर तरीन को जिस दिन हल्फबर्दारी की तकरीब हो रही थी वजीर आजम के हवाले से, इमरान खान साहब की हल्फबर्दारी की तकरीब हो रही थी, तो उस वक्त एलिजिडली बुशरा बीबी ने जाके जहांगीर तरीन को ये कहा था कि मैंने सफेद रंग के कपड़े जो है वो इसलिए नहीं पहने कि मैं जादूगरनी हूँ। ये बात उन्होंने कही थी। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जादूगरनी वाली ये बात वजीर आजम के ओथ वाले दिन नहीं की गई। शादी के बाद एक डिनर पर उनके सामने बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से कहा था कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद माहौल ये हो गया था कि जो उन्हें यानी बुशरा बीबी को मुर्शद बना लेगा वो गुड बुक में आएगा। अब मुर्शद जो है ये लफ्ज जो है वो हमने जुल्फी बुखारी साहब की जो मुबैना ऑडियो सुनी थी उसके अंदर मुर्शद का लफ्ज जो है वो बार बार रिपीट किया जा रहा था। तो
वो ये कह रहे हैं कि जी इस किस्म का माहौल बन गया हुआ था कि जो मुर्शद कहेगा वो गुड बुक्स में रहेगा, जो नहीं कहेगा वो फारिग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के नापसंदीदा लोग भी बुशरा बीबी की बैत करके इमरान खान के करीब आ गए, और उन्होंने कहा मेरी गलती ये है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार नहीं होना चाहिए। पीछे एक गैंग बना हुआ था जमील गुजर, फराह गोगी वगैरह का, उन्होंने मुझे दूर करने में किरदार अदा किया। इमरान खान की तकरीब हल्फबरदारी में इसलिए नहीं गया कि इमरान खान ने मैसेज करके कहा कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है, तुम हल्फबरदारी में नहीं आ सकते। ये खबर मैंने आपको दी थी कल परसों अपने वीलॉग के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओन चौधरी को ये मैसेज गया था इमरान खान की जानिब से कि जी बुशरा बीबी ने जो है कोई ख्वाब देखा है और उसकी वजह से जो है वो आप हल्फबरदारी की तकरीब में ना आए, क्योंकि बुशरा बीबी ने कहा कि अगर ये आया तो मैं नहीं आऊंगी। तो उस पर इमरान खान साहब ने ओन चौधरी को ये कहा कि जनाब बराए मेहरबानी आप तशरीफ मत लाइएगा, और उन्होंने कहा जी ठीक है, जैसे आपने कह दिया मैं नहीं आऊंगा। तो ओन चौधरी ने रात को शाहजेब खानजादा के शो के अंदर जो है इस खबर की भी तस्दीक कर दी जो मैंने आपको दी थी, और ये मैसेज अभी भी ओन चौधरी के फोन में उनके पास पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गद्दारी ये है कि एक जाहिल और नाअहल को पंजाब का वजीर आला बना दो। उस्मान बुज़दार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जमील गुज्जर, फराह गोगी टाइप लोगों को सूबा दे दो जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे लिए, ये भी एक डायरेक्ट इल्जाम। उन्होंने कहा मैंने बुशरा बीबी को माँ और बड़ी बहन से ज्यादा इज्जत दी, ये उनका ज़र्फ है जो उन्होंने किया। पंजाब में फराह गोगी और जमील गुज्जर जो करते थे वो खुद से तो नहीं कर सकते थे, उनकी तो इतनी औकात नहीं थी कि वो एक SHO को भी फोन कर सकें। उन्होंने पैसे पकड़कर नौकरियां और वजारतें दी। इन्होंने कहा कि मुझे खुद कहा गया कि वहां कुछ दे दिलाकर काम होना चाहिए। असद उमर से मैं 1-on-1 मिला और मैंने उनको ये सब बताया। मैंने वजीर आजम हाउस में एक काम का कहा और बताया कि मुझे कहा जा रहा है कि दे दिलाकर होगा ये काम, अगर आपने ये काम करवाना है तो। असद उमर ने ये बात सुनकर हंसी का दौरा पड़ा और हैरान रह गए। अगर वो इसकी तरदीद कर दें तो मैं माफी मांग लूंगा उनसे। इमरान खान से कहा पंजाब में करप्शन हो रही है। इमरान खान ने मुझे कहा कि मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि मुझे भी रिपोर्ट्स आई हैं, मैं इस पर एक्शन लूंगा, और एक्शन ये हुआ कि मुझे हटा दिया गया। ये तो लगता है बिल्कुल वही वाला काम हुआ है जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हुआ था, कि जब वो चंद फाइलें लेके इमरान खान साहब के पास गए थे तो उनको ही DGI के उहदे से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाई साहब ने मुझे कहा कि ये तो होना ही था, तुम्हारा और उनका रिलेशन डेंजरस लेवल का था। इमरान खान मुझ पर बहुत एतमाद करते थे और मैंने भी कभी एतमाद तोड़ा नहीं था। मैंने तो उनको कहा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूं। प्रोग्राम के आखिर में शाहजेब ने बताया कि उन्होंने इन इल्जामात पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया। साकिब निसार ने जवाब दिया कि वो बैरून मुल्क हैं, व्हाट्सएप कॉल काम नहीं कर रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि ओन चौधरी झूठे शख्स हैं। तीसरा ये कि शाहजेब हमेशा मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते हैं, उनको पता ही नहीं कि बड़ों का एहतराम कैसे करते हैं। ये साकिब निसार साहब का जो वर्जन था, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी जो है वो सामने आ गया। उनको इस बात का गिला है शाहजेब खानजादा से कि वो बड़ों की इज्जत नहीं करते। इसमें मेरे ख्याल में बड़े या छोटे का इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ। एक स्टोरी है, उस स्टोरी के ऊपर अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इसका छोटा बड़ा होने के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो ये जनाब ओन चौधरी साहब जो हैं, ये उनकी जानिब से ये सारी तफसीलात जो है वो शेयर की गई हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है। ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट साल जो हैं वो इमरान खान साहब की खिदमत में गुजारे हैं। ये वो शख्स है जिसके ज़रिए बड़े बड़े मिनिस्टर्स, MNAs, MPs जो हैं वो इनसे रब्ता करके जाके इमरान खान साहब से मिलते थे, वरना वो इमरान खान साहब से मिल नहीं सकते थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 से लेकर 2018 के दरमियान की। तो ओन चौधरी जो है वो सब कुछ, जो कुछ पार्टी के अंदर हो रहा था, वो सब कुछ इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पार्टी चल रही थी। इसके अलावा आयशा गुललई भी जो है वो सामने आ गई हैं। उन्होंने एक नया इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया है। उन्होंने कहा कि पेशावर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मेरी बहन के अस्पताल पर अपने काउंसलरों के जरिए हमला करवाया है। हमलावर अस्पताल से हमारे करोड़ों रुपए के मेडिकल आलात लेकर चले गए। इस मामले में DPO ने भी ताउन करने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा दरअसल श्रीलंका बन चुका है, सूबे को कोई कर्ज भी नहीं देता। दूसरी तरफ दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। PTI दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि इमरान खान की सियासत पर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। तो आयशा गुललई भी जो है वो अब मंजर आम के ऊपर आ गई हैं। इसके अलावा एक और खबर जनाब ये है कि वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान कर दिया है। दाजल और मोहम्मदपुर को जिला जामपुर की तहसीलों का दर्जा दे दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जामपुर मेरे लिए गुजरात की तरह है, दिलो जान से इसकी तरक्की चाहता हूँ। तो जल्दी जल्दी परवेज इलाही साहब जो हैं
वो इससे पहले कि अगर उनकी हुकूमत चली गई तो उससे पहले जो है ये अहम इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो लाहौर की रिहाइशगाह है ज़मान पार्क, उसके बाहर असातिज़ा की जानिब से जो है वो धरना जारी है। ये धरना कोई आज से नहीं है, कई दिन से ये धरना जारी है। एहतजाजी असातिज़ा का कहना है कि मुस्तक़ली के बगैर वापस नहीं जाएंगे, वो परमानेंट होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। पुलिस ने मुजाहिरीन को इमरान खान की रिहाइशगाह की जानिब जाने से रोक दिया। वाटर कैनन और कैदियों वाली वैन भी ज़मान पार्क जो है वो पहुंचा दी गई है। एहतजाज और सख्त सिक्योरिटी के बायस माल रोड, मुगलपुरा और मुलेका सड़कों पर ट्रैफिक भी जो है वो जाम हो चुका है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, इसके अलावा जो बल्दियाती इंतखाबात, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला फंसा हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया था कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हर सूरत में कल बल्दियाती यानी कि आज बल्दियाती इंतखाबात करवाए। तो इस सिलसिले में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ARY से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि जी अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। इस्लामाबाद में पहले से ही थ्रेट अलर्ट है। कुछ दिनों पहले ही इस्लामाबाद में हमला हो चुका है। 1000 पोलिंग स्टेशन के लिए फौरी इंतजाम मुमकिन नहीं। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। 8 से 10 माह अभी चाहिए। तो ये तो हकीकत है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से पूरी तरह राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करती रही है और बिलाखिर अब जो है वो उन्होंने, आप कह सकते हैं कि चिट्टा ही जवाब दे दिया है। और मैं इसको जिस तरह असेस कर रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि इसकी ज़्यादा वजूहात जो है वो पॉलिटिकल हैं कि उनको इस बात का पता है कि अगर अभी इलेक्शंस करवाए गए तो इमरान खान साहब की जीत के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। अच्छा जी, इसके अलावा एक और खबर ये है कि कामरान खान साहब की एक ट्वीट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कामरान खान साहब ने ट्वीट किया, अप्रैल 2022 और 30 दिसंबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़र्क की तस्वीर उन्होंने दिसंबर की फ़र्क जो लगाया, तो वो उन्होंने कहा जी आला तरीन फौजी सिविल क़यादत पर मुश्तमिल कौमी सलामती कमेटी के 2 रोज़ा इजलास को इस बात का इल्म होगा गुज़िश्ता 8 माह में जिस मुआशी तबाही ने जन्म लिया, कलीदी अदाद शुमार मुलाहिज़ा फरमाएं पेट्रोल की कीमतें शेयर करके, इसने पाकिस्तान की सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। खुदा के लिए कौमी मफाहमत एजेंडे को जन्म दे, मुल्क बचाएं। तो मेरा मतलब है वही कामरान खान साहब के लिए जो है वो उनका जो सहाफ़ती किबला है वो एक ही तरफ है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और वो है फौजी क़यादत के। वो उन्हीं से दरख्वास्तें करते रहते हैं हर वक्त के जी आप ही कोई कदम उठाएं, आपने सब कुछ करना है, आप ही मतलब इस मुल्क के माए बाप जो हैं वो आप ही हैं, तो बराए मेहरबानी आप कुछ करें वरना हमारा मसला जो है वो हल नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से बाज़गत चल रही थी उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट हुई है। सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब खान साहब जो ARY से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि टेक्नोक्रेट सेटअप वाली बात हवाई और खोखली है, ऐसा कुछ भी ऑन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं। ताहम एक बार फिर तहरीक इंसाफ टेक्नोक्रेट सेटअप वाली अफवाहों के सहारे एहतजाज करने का बहाना ढूंढ रही है, क्योंकि कप्तान को बखूबी इल्म हो चुका है कि चंद दिन के बाद पंजाब हुकूमत भी उनके हाथ से चली जाएगी। तो ये हसन अयूब साहब जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि चंद दिनों के अंदर अंदर जो है वो पंजाब की हुकूमत भी इमरान खान साहब के हाथ से जाने वाली है, जिसकी वजह से ये टेक्नोक्रेट हुकूमत वाला जो एक शोशा है वो शुरू किया गया है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास इस किस्म की कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि चूंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि हर सहाफ़ी के पास जो हर खबर होती है, लेकिन मेरे पास अभी तक इस हवाले से कि जी कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने जा रही है या कुछ होने जा रहा है, ऐसी मेरे पास भी कोई ऐसी खबर नहीं है। तो हसन अयूब साहब भी जो है वो कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। हसन अयूब साहब का ताल्लुक ARY न्यूज़ से है, मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ अगर मैंने पहले आपको ये बात नहीं बताई तो। अच्छा जी इसके अलावा असद उमर साहब चैनल 92 के ऊपर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, जो उन्होंने गुफ्तगू की है। उन्होंने उनसे ये बात हुई कि जी स्पीकर साहब से कहें कि जिन लोगों ने दरख्वास्तें लिखी हैं वो रिकॉर्ड तो पब्लिक कर दें, छुपा कर क्यों रखा हुआ है। स्पीकर साहब की जानिब से, राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से कहा गया था कि चंद लोग जो हैं उन्होंने स्पीकर साहब को दरख्वास्त दी है कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना कीजिएगा। उस पर असद उमर साहब ने कहा कि जी आप इसको पब्लिक करें अगर कोई ऐसी दरख्वास्तें आई हुई हैं। तो उनसे सवाल हुआ कि जी वो तो नाम ले रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर लेकर आए, दिखा दें कि दरख्वास्तें रखी हुई हैं। वो जो भी कह रहे हैं कि उन्होंने छुट्टी की या हाजिरी की दरख्वास्त दी है वो सामने आ जाए, नजर आ जाए। पार्टी भी फिर उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि तुमने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। फिर उनसे सवाल किया गया जी सरकारी रिहाइशगाहें खाली नहीं की गई अभी तक, इसका जवाब दीजिए। तो उसका उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं तो मिनिस्टर एनक्लेव में रहता ही नहीं था जब वजीर था, मैं अपने जाती फ्लैट में रहता था, तो मुझे तो शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे नहीं पता, अगर वो कह रहे हैं कि किसी के पास है तो वो जो कोई भी है उसका बता दें। लेकिन उन्होंने तनख्वाहें बंद कर दी उनकी, अगर वो MNA हैं तो उनकी तनख्वाहें क्यों बंद हुई हैं,
इसीलिए कि बात यहाँ पर फंस गई है, यहाँ से आगे चल नहीं पा रही, इसलिए फैसला किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएमए फाइल करेंगे और इस सीएमए की बुनियाद पर हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। मतलब असद उमर साहब जो हैं वो 1 मिनट में भोले बन गए कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है कौन है जिसने ये फ्लैट रखे हुए हैं या इसने रिहायशें रखी हुई हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में नहीं पता जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर रह रहे हैं या उन्होंने सरकारी रिहायशगाह अपने पास रखी है। वो कहे जी मैं तो सिर्फ अपना जवाब दूं। ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये ज़हन में रखिएगा, ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये फरमा रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किसने रिहायशगाह रखी हुई है। चंद नाम वैसे मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर शेयर किए थे, परसों के वीलॉग के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स जो है उसने कौन कौन सी रिहायशगाह जो अपने पास रखी हुई है। सिर्फ ये नहीं, मतलब असद कैसर साहब ने तो प्रोटोकॉल भी अपने पास काफी हद तक रखा हुआ है और भी इसके अलावा लवाजमात जो हैं वो कई ऐसी मराहत हैं जो उन्होंने अपने पास रखी हुई है। अगर आपकी नीयत हो, अगर आप वाकई ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं, अगर आप ढूंढना चाहें तो। लेकिन जाहिर बात है दोनों साइड्स की तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। एक साइड जो है वो कहती जी इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, लेकिन साथ ही उनकी तनख्वाहें भी रोकी हुई हैं, उनकी तनख्वाहें भी नहीं उनको दे रहे। और दूसरी साइड जो है वो कह रही है हमने इस्तीफे दे दिए हैं लेकिन रिहायशगाह भी हम जो है वो खाली नहीं करेंगे। तो बनाए दोनों साइडें जो है वो बैठ के इस पॉलिटिक्स के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाए। लोग महंगाई से पिस रहे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसकी लगता है परवाह किसी को नहीं है। बस तुमने रिहायशगाह रख ली है, तुमने तनख्वाह नहीं ली है, बस इसी के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।